स्क्रीन पे जो आपको कोट दिख रहा है ना, ये ध्यान से पढ़िए। देखो, ये थॉमस सोवेल का कोट है, जो जाने माने इकोनॉमिस्ट और सोशल थ्योरिस्ट हैं। इकोनॉमिक्स का ना पहला सबक है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का क्या मतलब होता है? ये देखो, एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये तब होती है जब इंसान की नीड्स ज़्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। इसका मतलब देखो, हर चीज़ ना उतनी नहीं होती जो सबकी नीड्स को पूरा कर सके। जैसे इंडिया में लैंड, पानी, खाना या फिर दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैरिसिटी है, कमी है। लैंड चाहने वाले ज़्यादा हैं लेकिन लैंड कम है। आप बोलोगे सर सबको इक्वल इक्वल दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसी वजह से लैंड की डिमांड है, लैंड के रेट ज़्यादा हैं। तो ये है कोट का फर्स्ट पार्ट कि इकोनॉमिक्स का ना पहला लेसन है स्कैरिसिटी। लेकिन पॉलिटिक्स का पहला लेसन जानते हो क्या है? स्कैरिसिटी को इग्नोर करना, यानी इकोनॉमिक्स के पहले लेसन को इग्नोर करना। अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। वो ऐसे प्रॉमिस करते हैं और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो सबकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन देखो, ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता। जैसे कुछ पॉलिटिशियंस फ्री बिजली, फ्री पानी या अन्य सर्विसेज का वादा करते हैं, लेकिन देखो इस चीज़ के ना लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। पॉलिटिशियंस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस सोच के नहीं काम करते, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम करते हैं कि कैसे ना कैसे करके इलेक्शन जीतना है। और इससे होता है रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी में क्राइसिस हमने देखा, अलग अलग देशों की इकोनॉमी में समय समय पे क्राइसिस आते रहते हैं। तो थॉमस सोवेल का जो ये कोट है ना, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल रियलिटीज़ के बीच के क्लैश को दिखाता है। डेट आज की देखो 11 अप्रैल 2024 है। 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। मेंस के लिए स्पेस इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर दूसरा हिंदू का ये आर्टिकल है वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित। लास्ट में बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, वो देखो लिकर टैक्स से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में स्पेस इकोनॉमी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट क्या है? देखो, हाल ही में ना एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट का नाम था स्पेस द 1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में ये बोला गया 2035 आते आते ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का जो साइज है ना, वो बढ़ के 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। देखो, स्पेस इकोनॉमी में ना सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट को लॉन्च करना, सैटेलाइट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल अर्थ को ऑब्जर्वेशन संबंधित या फिर नेविगेशन संबंधित, स्पेस माइनिंग जैसे एस्ट्रॉयड्स वगैरह जो है ना, या फिर मून है वहाँ पे रिसोर्सेज की माइनिंग, सब आ जाता है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में। समझ गए? इसके बाद एक और रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है, स्पेस रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट का यह कहना था कि 2021 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का साइज 469 बिलियन डॉलर था, जो 2040 आते आते 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो मतलब ये 2022 वाली रिपोर्ट थोड़ी कंजर्वेटिव थी, और अभी जो रिपोर्ट आई है ये तो कहती है 2035 आते आते ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का साइज 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब देखो, विभिन्न देश जो है ना स्पेस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है स्पेस इकोनॉमी के ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहला, डिक्रीज इन लॉन्च कॉस्ट। आज से 20 साल पहले आप बात करोगे ना, सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन आज के समय में तो सैटेलाइट को लॉन्च करना 10 गुना सस्ता हो गया है। इस वजह से देखो छोटी छोटी कंपनीज भी ये अफोर्ड कर पा रही हैं। वो अपनी सर्विसेज के लिए दूसरी कंपनीज को, स्पेस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि भैया हमारे लिए आप सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। मतलब छोटी छोटी कंपनीज भी अब सैटेलाइट को लॉन्च करना अफोर्ड कर पा रही हैं। अब देखो, जब छोटी छोटी कंपनीज भी सैटेलाइट को लॉन्च करना अफोर्ड कर पा रही हैं, तो सैटेलाइट्स जो काम करते हैं ना, सैटेलाइट्स क्या काम करते हैं? जैसे अर्थ को ऑब्जर्व करना, वेदर को, ताकि वेदर को प्रिडिक्ट किया जा सके, या फिर नेविगेशन में हेल्प करते हैं सैटेलाइट्स। तमाम तरह की जो सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज में भी बाढ़ आ गई है। इस वजह से ये सैटेलाइट्स डेटा और सैटेलाइट सर्विसेज है ना, वो भी काफ़ी चीप हो गई हैं।
समझ गए क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स अब लॉन्च हो रहे हैं। ज़्यादा सैटेलाइट्स मतलब मार्केट में कंपटीशन है सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इस वजह से सैटेलाइट सर्विसेज भी सस्ती। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो देखो स्पेस से संबंधित भी ना नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे स्पेस टूरिज्म है, इसमें भी कई कंपनीज लगी हुई हैं और पैसा कमा रही हैं। नेक्स्ट, कल्चरल अवेयरनेस। पिछले कुछ सालों में ना स्पेस से संबंधित चीज़ों में ना लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आई है। बहुत से लोग शुरुआत से ही बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें स्पेस सेक्टर में काम करना है। इस वजह से नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इमर्ज होके आ रहे हैं स्पेस सेक्टर में। फिर और कैटलिस्ट क्या है एक्सपेंशन के? जैसे देखो अभी ना कंपनीज लगी हुई हैं कि ना यूजर्स को ज़्यादा यूजर फ्रेंडली मैनर में सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। जैसे सैटेलाइट मान लीजिए अर्थ को एब्जॉर्ब करने से संबंधित डेटा कलेक्ट करती हैं। अब वो डेटा आम इंसान के काम का नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो कंपनीज है ना वो क्या कर रही हैं, वो इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि सैटेलाइट से संबंधित डेटा बिल्कुल यूजर फ्रेंडली मैनर में जनता तक पहुंचाया जा सके, जो जनता को समझ में आए। समझ गए? ये देखो, इंक्रीजिंग ईज ऑफ यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। और इसके अलावा कंपनीज इस चीज पे भी काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना अवेयर करना कि भैया देखो स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़िया हो रही है, आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल सस्ते दामों पे और आप इसका फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज होके आई है इंडिया में। कई सारे स्टार्टअप्स इमर्ज होके आए हैं। इनमें से बहुत तो देखो B2G सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। B2G समझते हो? बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे इलोन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, वो नासा से कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो वो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये बिजनेस टू गवर्नमेंट है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में जो नए नए स्टार्टअप्स है ना वो B2C और B2B भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। अब जैसे महेश है, महेश स्पेस में घूम के आना चाहता है तो वो उस कंपनी को बोलेगा जो स्पेस टूरिज्म करवाती है कि भैया मुझे घुमा के आओ। तो ये B2C सर्विस है, सीधा डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस है। B2B मतलब एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को या दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, यह है B2B। तो कहने का मतलब है हर प्रकार के स्टार्टअप्स आ गए हैं मार्केट में। कुछ B2G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ B2C और कुछ B2B। आज के समय में इंडिया का शेयर ना ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2% है। लेकिन अनुमान यह है कि 2033 आते आते इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 8% हो जाएगा बढ़ के, और $44 बिलियन इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का साइज हो जाएगा। ये यहाँ पे डायग्राम की सहायता से मैंने बता दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी का साइज ना $8.4 बिलियन का है। और अभी ना इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ना उसमें 80% कंट्रीब्यूशन था डाउनस्ट्रीम सर्विसेज का है। महेश बोलेगा सर पहले बताओ ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम सर्विसेज क्या होती हैं? तो सुनो बेटा महेश, जैसे देखो ये अर्थ है, ऊपर सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब देखो सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने तक जो भी काम होता है ना, जैसे सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करना, सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, सैटेलाइट को लॉन्च करना, ऑर्बिट में पहुंचाना, ऑर्बिट में पहुंचाने तक की सारी जो सर्विसेज है ना, कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सैटेलाइट्स को इंटीग्रेट करना, असेंबल करना, लॉन्च करना, वो सारी की सारी जो सर्विसेज आती हैं वो अपस्ट्रीम सर्विसेज हैं। इसके बाद एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गया, ऑर्बिट में पहुंच गया, अब काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सैटेलाइट ने डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। वो डेटा फिर नीचे अर्थ तक पहुंचाना, उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा की सहायता से अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल नेविगेशन, वेदर प्रिडिक्ट करना, वो सारी जो सर्विसेज हैं वो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज में आती हैं। तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में ना 80% जो सर्विसेज हैं वो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट करता है। देखो वैसे स्पेस इकोनॉमी जो है ना पिछले कुछ सालों में 8% कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट के साथ में ग्रो हो रही है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट है। 2014 में सिर्फ एक स्टार्टअप था स्पेस सेक्टर में, 2023 आते आते 189
स्टार्टअप्स हैं स्पेस सेक्टर में। 2023 में इन्वेस्टमेंट आई है स्पेस स्टार्टअप्स में $124.7 मिलियन की। और जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है ना, लगातार इंक्रीज हो रहा है हर एक डोमेन में, जैसे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, सैटेलाइट इंटीग्रेशन, टेस्टिंग फैसिलिटीज, जैसे गोदरेज, टाटा जैसी कंपनीज हैं। अब वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप कंपोनेंट हमारे पास लेके आओ, हम असेंबल करके देंगे आपको, और सैटेलाइट को टेस्ट करने की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंपनीज आगे आई हैं स्पेस सेक्टर में। और देखो 1990s के बाद से ना इंडिया में 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, और जिसमें से 90% यानी 389 तो देखो पिछले 10 सालों में ही लॉन्च हुए हैं। इसका मतलब अब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके $174 मिलियन कमाए हैं। अब ये लिखना चाहिए साफ साफ कौन से साल में कमाए हैं, कितने सालों में कमाए हैं, वेग स्टेटमेंट है थोड़ा। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है जो इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी 2023 है ना, इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। पहले तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी स्पेस सेक्टर पे, अब सरकार चाहती है, जैसे इलोन मस्क जैसे यूएस के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे देश में भी स्टार्टअप्स आगे आने चाहिए और स्पेस सेक्टर में उनको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और इसके लिए सरकार स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में सैटेलाइट के जो कंपोनेंट्स हैं ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 100% FDI अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। फॉरेन कंपनी कोई इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में इस काम में कि सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सैटेलाइट्स के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, असेंबल करना है, सरकार कहती है आओ, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, इन्वेस्ट करो 100% तक। लेकिन हाँ, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली जो बात है ना, इसमें 100% FDI अलाउड नहीं है ऑटोमेटिक रूट से। इसमें सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करना ये थोड़ा सीरियस मैटर है। और सरकार ने क्या किया है, देखो मिशन शक्ति लॉन्च किया था, एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट हमने किया 2019 में। ये वेपन ना स्पेस में मौजूद किसी सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंड स्पेस एक्स ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, फर्स्ट टेबल टॉप स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में यह दिखाया गया कैसे दुश्मन देश में सिचुएशन कैसी है उसकी रेकी की जा सकती है, फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सब दिखाया गया इस स्पेस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट, डिफेंस स्पेस एजेंसी को गठित किया गया है 2019 में। ये डिफेंस स्पेस एजेंसी ना तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को मिला के बनी है। इस स्पेस एजेंसी का काम है कैसे स्पेस एसेट्स का यूज किया जा सकता है आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस को और ज्यादा लीथल, खतरनाक बनाने के लिए। फिर एक और एजेंसी है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तो देखो स्पेस डिफेंस के क्षेत्र में R&D पे फोकस करती है। ये जैसे DRDO है उसी प्रकार से डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। आदित्य L1 मिशन पहला मिशन था सन को स्टडी करने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये देखो 2035 तक हम लॉन्च कर देंगे। इस पर UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, इंडिया कब अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा, और पहला इंडियन हम भेज देंगे मून पे 2040 से पहले। जब देखो इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा 2035 से पहले, फिर तो देखो उस स्पेस स्टेशन पे, मतलब स्पेस स्टेशन काइंड ऑफ एक लैब है जो स्पेस में मौजूद रहेगी, तो फिर हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा, मतलब लैब होगी। तो अलग अलग तरह की एडवांस रिसर्च हम कर सकेंगे स्पेस में जाके, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, हर एक फील्ड से संबंधित है। इससे देखो हमारी देश की जो प्रतिष्ठा है वो इंक्रीज होगी, हम स्पेस के क्षेत्र में सीरियस प्लेयर साबित होंगे, दूसरे देश हमारी कैपेबिलिटीज जानेंगे और कैसे मानव सभ्यता में एडवांसमेंट लाई जा सकती है, स्पेस में महारत हासिल करके उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरे देश भी हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए आगे आएंगे, बोलेंगे कि भैया आपके पास तो कैपेबिलिटी है, हम आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्पेस माइनिंग की। अब जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, रॉकी मटेरियल होते हैं,
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है? सोचिए, आंसर दीजिए। मैं दे देता हूँ, मार्स और जुपिटर के बीच में है ना शायद, कमेंट बॉक्स में बताइए। एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट के बीच में है? तो ये जो एस्ट्रॉयड्स है ना, इन पे काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, इवन मून पे भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अब देखो, धरती पे तो हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन अब ना विभिन्न देश कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्पेस में मौजूद जो रिसोर्सेज है ना, उनका दोहन किया जाए, उनको यूज़ किया जाए, एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट किया जाए, ताकि उन रिसोर्सेज को अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, विंड पावर, इलेक्ट्रिक कार कंपोनेंट्स। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। नासा के अनुसार देखो, 100 मिलियन स्पेस डेब्रीज के पीसीज हैं स्पेस में, जिनका साइज 1 मिलीमीटर या फिर उससे ज़्यादा है। ये कचरा कैसे बनता है? जैसे देखो, पुराना कोई सैटेलाइट है, उसने काम करना बंद कर दिया, कंट्रोल नहीं है, नीचे से कोई कनेक्ट नहीं है, वो खुला सांड की तरह घूम रहा है, अनगाइडेड मिसाइल की तरह इधर उधर। कुछ सैटेलाइट टूट फूट गए, उसके कंपोनेंट अलग होकर घूमते जा रहे हैं, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो कचरा है, वो फंक्शनिंग जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए तो खतरा है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नुकसान हो जाता है विभिन्न देशों का। तो ये चैलेंज है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेगुलेटरी इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप। देखो, स्टार्टअप हम कर तो रहे हैं, लेकिन ना अभी कोई रेगुलेशन संबंधित क्लैरिटी है नहीं ज़्यादा इन स्टार्टअप्स के लिए। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनके पास आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन देखो, आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए शुरुआत में इनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, इंक्यूबेटर की आवश्यकता होती है, इनको फंड चाहिए। वो सब इकोसिस्टम अभी हमारे देश में मिसिंग है। नेक्स्ट, साइबर टेक। देखो, ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की सरकार ने, लेकिन उसमें स्पेस सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया। स्पेस सिक्योरिटी पे भी फोकस करना चाहिए था। नेक्स्ट, अभी इंडिया का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही कम है, 2%। अभी इंडिया के जो सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, अब आपको पता है सैटेलाइट में ना एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर का काम देखो ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं। ये ना धरती से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, रिसीव करके उनको एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, और एक अलग फ्रीक्वेंसी पे फिर रीट्रांसमिट कर देते हैं। ये काम होता है ट्रांसपोंडर्स का। ये यूज़ होते हैं सैटेलाइट्स में और काम आते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, रडार सिस्टम में। लेकिन इंडिया की दिक्कत ये है, 1/3 ट्रांसपोंडर्स जो हैं वो तो हमने लीज पे लिए हुए हैं फॉरेन एंटिटीज से, फॉरेन कंपनीज से। नेक्स्ट चैलेंज ये है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन। जैसे देखो, वो एलियन वगैरह के शिप नहीं दिख जाते, अब दूसरे देशों में दिखते हैं तो वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे देश में जैसे आईटीबीपी के जवान कहते हैं कि भैया हमने वो शिप देखा, एलियन जैसा कुछ लग रहा था। अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन का मतलब ये होता है कि आकाश में कुछ ऐसा दिख जाना जो ना तो कोई एयरक्राफ्ट के लिए की तरह लगता हो, ना ही कोई नेचुरल फेनोमेनन लगता हो, तो फिर बोल देते हैं ना कि वो एलियन वगैरह थे, वो धरती पर इनमें ऐसे ही रेकी करने के लिए आए थे। तो हमारे देश में तो कोई इसे सीरियस लेता ही नहीं है, ना सरकार का कोई डिपार्टमेंट है इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपर्टीज। अभी भी हम ना एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेज पाए हैं। हमारा एक मिशन है गगनयान, वो अभी उस पर काम कर रही है इसरो, लेकिन टाइम लगेगा अभी उसमें। नेक्स्ट, हैजार्ड्स टू एस्ट्रोनॉट हेल्थ। स्पेस इन्वायरमेंट देखो काफ़ी खतरनाक हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। वे फॉरवर्ड में जल्दी से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में स्पेस सिक्योरिटी को ध्यान देना जरूरी है। इसरो डेली 100 साइबर अटैक्स प्रिवेंट करता है, तो हमें देखो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो इंडिया के खुद के हैकर्स हैं वो वल्नरेबिलिटी जाने पहचाने, इससे पहले कि दुश्मन देश के जो हैकर्स हैं वो स्पेस एजेंसी की वल्नरेबिलिटीज़ को पहचाने और उस पर अटैक करें। सरकार को खुद के हैकर्स तैयार करने चाहिए वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, सरकार ना स्पेस बजट ज़्यादा एलोकेट करे। 0.04% ऑफ जीडीपी है, अभी कम से कम इसे 0.5% ऑफ जीडीपी तो लेके जाए। नेक्स्ट, सप्लाई चेन में रिजिलियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं और चाइना के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो गए और हमें सैटेलाइट कंपोनेंट्स मिलना मुश्किल हो गया, नहीं। तो सप्लाई चेन जो है वो उसमें रिजिलियंस होना चाहिए। और ये एलियन वाली जो चीज़ें आकाश में दिखती हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज किया जाए स्पेस सेक्टर में आने के लिए, जैसे टैक्स में छूट दी जाए, रेगुलेशन आसान बनाया जाए। नेक्स्ट,
प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पेस डेब्रीज। अभी देखो जो स्पेस में कचरा है ना, उसकी जानकारी हमें नासा से मिलती है। इंडिया खुद इस कचरे के बारे में रिसर्च करे ताकि इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट, एडवांस स्पेस कैपेबिलिटीज हमें बिल्ड करने की आवश्यकता है। कुछ और वेपन्स भी, जैसे दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को जैम करने की कैपेबिलिटी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम, ये भी हमें चाहिए। और सबसे लास्ट में यूएस की तरह हमें एक स्पेशल स्पेस फोर्स बना देनी चाहिए ताकि सैटेलाइट्स के नेटवर्क को डिफेंड किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेस इकोनॉमी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वन हेल्थ अप्रोच ये कहती है ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, इन्वायरमेंट हो, तीनों की हेल्थ जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को इंश्योर करना चाहते हो ना, तो बिना इन्वायरमेंट और बिना एनिमल्स की हेल्थ इंश्योर किए आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड वाइस वर्सा, अगर आप एनिमल्स की हेल्थ को इंश्योर करना चाहते हो तो भी आपको इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स पे ध्यान देना होगा। तीनों की हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है। यह हमने कोविड की महामारी के दौरान देखा भी, कैसे एक वायरस जो चमगादड़ से आया और उसने कितने ह्यूमन बींग्स की जान ले ली, समझे। तो सरकार भी ना वन हेल्थ अप्रोच को समझती है कि हाँ, तीनों की हेल्थ को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने ना एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल वन हेल्थ मिशन। इस नेशनल वन हेल्थ मिशन में ना 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एक साथ आए। ये नाम है उनके, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ गए ना। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एक साथ आए ताकि वन हेल्थ अप्रोच पे काम किया जा सके और वर्ल्ड में पेंडेमिक को प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए ना एक स्पेशली इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, नागपुर में इस्टेब्लिश किया गया। ये इन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, जो 13 मिनिस्ट्रीज एक साथ आई ना, इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। इवन इंटरनेशनली अगर कोई एजेंसी वन हेल्थ अप्रोच से काम कर रही है तो उससे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी इसी इंस्टीट्यूट की है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। इसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी 11 दिसंबर 2022 को नागपुर में। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जब हम नेशनल वन हेल्थ मिशन की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है कि ये जो 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए थे, ये मिल के डिजीज़ की सर्विलियंस करे। मिल के, क्या कोई ऐसा डिजीज़ है जिससे महामारी फैल सकती है या फिर जिससे खतरा है, और अगर कोई डिजीज़ की आउटब्रेक हो जाती है, कोई डिजीज़ फैल जाता है, तो फिर मिल के रिस्पॉन्स दें उस डिजीज़ के अगेंस्ट। फिर कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिल के R&D करें, मिल के एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें कि क्या कोई, अगर मान लीजिए एक मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास में, कि ये कोई वायरस है, इससे महामारी फैल सकती है, तो तुरंत के तुरंत ये जो डिपार्टमेंट है बाकी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ में वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। राइटर कहते हैं, देखो कोविड-19 जैसे डिजीज़ वो तो वेल नोन है, लेकिन कुछ डिजीज़ जो एनिमल्स को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ या फिर लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ में क्या होता है, एनिमल्स के स्किन पे ये लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं दूध देना बंद कर देते हैं। वायरल डिजीज़ हैं, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी प्रभावित हो रही है, तो इन पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जैसे एक और डिजीज़ है कैनाइन डिस्टेम्पर। अब ये डिजीज़ सुर्खियों में आया था 2018 में, पुराने एस्पायरेंट्स को याद होगा। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हो गई थी, तो उसके लिए इस डिजीज़ को दोष दिया गया था कि इस डिजीज़ की वजह से इतने सारे टाइगर्स की एक ही साथ डेथ हुई है। तो ऐसे अनेकों डिजीज़ हैं जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से संभव है। अब देखो, जैसे राइटर ना एग्जाम्पल देते हैं, ये पैथोजेंस को स्टडी करने के लिए जो ये लैब्स हैं ना, बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब, बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब, अब ये जो लेबोरेटरीज हैं ना, ये बहुत महंगी बनती हैं। तो 11 मिनिस्ट्रीज 13 मिनिस्ट्रीज मिल के अगर ये लैब शेयर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे, तो सोच के देखो कितना रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा।
तो ये जो लैब्स है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा मिल के मैनेज की जा सकती हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं जॉइंट R&D भी करने के लिए ना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR की लैब्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये मिल के जॉइंट R&D कर सकती हैं। और देखो बात जब हम वन हेल्थ अप्रोच की करते हैं ना, तो राइटर कहते हैं इसमें ना सिर्फ एकेडमिक सेंटर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं। इसके अलावा क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वन हेल्थ अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। कुछ और सजेशन देते हैं राइटर लास्ट में, जैसे अभी ना हमें ना डेटा एनालाइज करने की कैपेबिलिटी हमारे पास कम है, तो हमें डेटा एनालिसिस की कैपेबिलिटी मजबूत करनी होगी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक्स को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, इसमें हमारी कैपेबिलिटी को हमें इंप्रूव करना होगा। इन दोनों चीज़ों के लिए ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे AI है, मशीन लर्निंग है। जब देखो कोविड की महामारी आई थी ना, तो आपको याद होगा उस समय ना क्या किया जा रहा था, जो वेस्ट वाटर है ना, इवन वेस्ट वाटर में भी कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा रहा था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस लोकेलिटी में वायरस फैल रहा है। तो राइटर कहते हैं ये बहुत बढ़िया अप्रोच थी। अब आप एक काम और कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जहाँ पे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पे भी आप ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठा कर सकते हो, ना सिर्फ वेस्ट वाटर बल्कि और दूसरी जगहें जहाँ पर एनिमल्स इकट्ठा होते हैं, वहाँ से भी कुछ डेटा उठाया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके क्या इन एनिमल्स में कोई डिजीज़ फैल रहा है जिससे आगे जाके मानव सभ्यता को भी खतरा हो सकता है। तो ये थोड़ी और ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच होगी। फिर कहा जाता है कि वन हेल्थ तो देखो ग्लोबल टॉपिक है। जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी ना, तो उस समय इंडिया ने ये रेज किया था और बाकी देशों ने भी इस वन हेल्थ वाली अप्रोच को इंडोर्स किया था। तो राइटर कहते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी अपार संभावनाएं हैं वन हेल्थ अप्रोच में। और लास्ट में वो बोलते हैं कि देखो ये वन हेल्थ अप्रोच सिर्फ डिजीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, फूड सेफ्टी, दूसरे प्लांट संबंधी डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सब पे यहाँ पर भी वन हेल्थ अप्रोच पे फोकस करके इन चीज़ों को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। और वही बात कि दूसरे NGOs को, एकेडमिया को, प्राइवेट सेक्टर को, सिटीजन्स को, इनका भी सहयोग जरूरी है सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अलावा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का लीकर टैक्स से संबंधित है, शराब पे जो टैक्स लगता है। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उन पे जो आरोप लगे हैं वो एक्साइज पॉलिसी में करप्शन के लगे हैं। राइटर कहते हैं देखो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो तो कोर्ट तय करेगी वास्तव में उन्होंने अपराध किया या नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि देखो शराब में करप्शन के बहुत सारे मामले आते हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन इस चीज़ की बात कोई नहीं करता कि बार बार एक्साइज पॉलिसी में क्यों ये करप्शन के मामले सामने आते हैं, ऐसा क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ राइटर कहते हैं सरकार ना डोमेस्टिक टैक्स बहुत ज़्यादा लगाती है लिकर पे, शराब पे बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार लगाती है 200% के आसपास। कोई इंपोर्ट की जाती है शराब दूसरे देशों से तो उस पर 150% तो कस्टम ड्यूटी सरकार लगा के रखती है। और ऊपर से देखो हर कोई शराब नहीं बेच सकता, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब सरकार का यह तर्क है कि हम ज़्यादा टैक्स इसलिए लगाते हैं ताकि कम से कम लोगों को मोटिवेट किया जा सके शराब पीने के लिए, मतलब महंगी शराब होगी तो कम लोग पिएंगे। बट राइटर कहते हैं देखो ऐसा होता नहीं है, जिसको पीनी है ना वो तो पिएगा। जो फॉरेन लिकर अफोर्ड नहीं कर सकता वो देसी लिकर पिएगा, और जो देसी भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जो नकली शराब मार्केट में ऐसा नहीं बिकती फिर वो शराब पिएगा। मतलब जिसको पीनी है वो पिएगा, लेकिन बल्कि इससे ना हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने इतना ज़्यादा टैक्स कर रखा है तो लोग कई अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो नकली शराब पीने लगते हैं, जिससे उनकी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। अक्सर हम देखते हैं ना नकली शराब पीने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं शराब पे टैक्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जा सके। अगर शराब पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर स्टेट का काम नहीं चल सकेगा, खर्चा नहीं चल सकेगा। तो राइटर कहते हैं देखो बहुत सारे
राज्यों ने तो शराब पे बैन लगा के रखा हुआ है, जैसे बिहार है, गुजरात है। अब उनका खर्चा भी तो चल ही रहा है। अब बोलने को आप बोल सकते हो बिहार बहुत गरीब है, लेकिन गुजरात तो ठीक ठाक है। तो ये कहना भी गलत होगा कि पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स का जो खर्चा है वो शराब पे चलता है। नेक्स्ट, फिर राइटर ये पॉइंट देते हैं कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबली शराब पीते हैं, घर में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और लिमिट में पीते हैं, कुछ हुड़दंग नहीं मचाते। तो कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो क्यों हाई टैक्स दें। तो राइटर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक तरफ हैं, जाहिर तौर पे आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। राइटर कहते हैं देखो, ईटरीज पे जैसे रेस्टोरेंट्स में लिकर को सर्व करना, सोशल गैदरिंग में लिकर को सर्व करना, सरकार इस पे भी टैक्स लगा के रखती है। ये तो टोटल हरासमेंट है। राइटर का सजेशन ये है कि भैया आप बिकने दो शराब को, सरकार ना तो डिस्ट्रीब्यूटर बने, टैक्स लिमिट में रखे, जैसे जीएसटी लगा दे। मैक्सिमम जीएसटी कितना हो सकता है? 28% हो सकता है। तो स्टेट बोलेंगे जीएसटी का एक हिस्सा तो सेंटर के पास भी जाता है, तो हम सेंटर को टैक्स क्यों दे जो टोटली हमारे पास अभी आता है। तो इसके लिए ये प्रोविजन किया जा सकता है कि सेंटर जो है स्टेट को कंपनसेट करें। लिकर टैक्स में उनको कम रेवेन्यू मिल रहा है, इसके लिए सेंटर स्टेट को कंपनसेट कर सकता है। लेकिन इसका होगा क्या? लिकर पे अगर यूनिफॉर्म 28% टैक्स लगेगा जीएसटी के थ्रू, तो ना ऐसा नहीं हो सकेगा। अभी ना स्मगलिंग भी बहुत होती है। जैसे एक राज्य में शराब सस्ती है, दूसरी में महंगी है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में फिर स्मगलिंग होती है शराब की। तो ये सब होना फिर बंद हो जाएगा। सरकार का काम होना चाहिए सिर्फ ये देखना कि कोई ना शराब पी के गाड़ी ना चलाए, नकली शराब मार्केट में ना बिके। ये सब चीज़ें सरकार का काम होना चाहिए, ना कि कई जगहों पे तो सरकार खुद शराब बेचती है, खुद लाइसेंस देती है। अब देखो जमाना आगे बढ़ गया है और पुरानी पॉलिसीज सरकार को छोड़ देनी चाहिए, जिससे हरासमेंट होता है, नुकसान होता है जनता का, और कुछ नहीं। बार बार करप्शन की खबरें सामने आती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेनली देखो, आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया की स्पेस साइंस में प्राइवेट सेक्टर का रोल डिस्कस करना है। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ वन हेल्थ अप्रोच डिस्कस करनी है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 150 वर्ड्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।